नमस्कार। मैं डॉक्टर विधि शर्मा महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड और एमए फाइनल की परीक्षाओं के बाद एक लंबे समय बाद आज हम फिर इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, उनकी नीतियों और उनके व्यक्तित्व के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था और उनके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें उलूग खां की उपाधि भी दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में उसने मौलिक और अनोखे विचार और सिद्धांत अपनाए और इन्हें लागू भी किया। उसने विस्तारवादी नीति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया और उत्तर तथा दक्षिण भारत को एकता के सूत्र में बांधा। उसका साम्राज्य 23 विशाल प्रांतों पर आधारित था, जिनमें कश्मीर, बलूचिस्तान, पूर्वांचल के क्षेत्रों के अलावा लगभग सारा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, उसकी प्रशासनिक नीतियों और प्रयोगों के संबंध में अनेक स्रोत हमें विस्तृत जानकारी देते हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही और इसामी की फुतह उस सलातीन, कलशकंदी की सुबहुल अशा और अल उमरी का यात्रा वृतांत मासिलकुल अब्सार इस संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। इब्न बतूता की किताबुल रिहला से भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इन विभिन्न रचनाओं के अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ अभिलेख, उसके सिक्के और उसकी समकालीन जैन धर्म से संबंधित कुछ पांडुलिपियां भी उसके बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करती हैं। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक नवीन विचारों और प्रयोगों का समर्थक था और इन्हीं नवीन विचारों और प्रयोगों ने उसके व्यक्तित्व को विवाद का विषय बना दिया है। बर्नी की प्रमुख योजनाओं और प्रयोगों की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी है और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो प्रमुख योजनाएं लागू की हैं, अगर उनका विभाजन किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, तो बर्नी के अनुसार 3 प्रशासनिक प्रयोग उसने किए: राजधानी परिवर्तन, कृषि संबंधी सुधार और सांकेतिक मुद्रा, और 2 सैनिक प्रयोग उसने किए जो कि थे खुरासान विजय और कराचल अभियान। अब हम बात करते हैं राजधानी परिवर्तन की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में देवगिरी नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, लेकिन यह प्रयास छोटा सा अल्पकालिक सिद्ध हुआ। सुल्तान 1327 में राजधानी को देवगिरी लेके गया, लेकिन 1334-35 तक यह प्रयोग विफल हो चुका था। ज़ियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि देवगिरी जो है वो सल्तनत के मध्य पड़ती थी, इसलिए वहाँ से संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना आसान था। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी के रूप में चुना। लेकिन फुतुहस सलातीन का लेखक इसामी राजधानी परिवर्तन का कारण कुछ और ही बताता है। वह लिखता है कि सुल्तान दिल्ली वासियों को सज़ा देना चाहता था, क्योंकि दिल्ली के लोग उसके महल में चोरी से भद्दी गालियों से भरे पत्र फेंक आया करते थे। लेकिन आधुनिक इतिहासकार बर्नी और इसामी की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक पर काम करने वाले प्रमुख इतिहासकार महदी हुसैन ने सिद्ध किया है कि सुल्तान का उद्देश्य दिल्ली के साथ साथ दक्षिण में एक द्वितीय राजधानी का निर्माण करना था। अर्थात यह योजना राजधानी परिवर्तन की नहीं थी, बल्कि
एक साथ 2 राजधानियों से काम करने की थी। उसने दक्षिण में प्रभावी प्रशासन के लिए देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाना चाहा। इसके स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं। मासिल उपसार का लेखक अल उमरी लिखता है कि दिल्ली सल्तनत की 2 राजधानियां हैं, एक दिल्ली और दूसरी देवगिरी, जिसका नाम बदलकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया था। इसके अलावा दिल्ली से बराबर सिक्के ढाले जाने के प्रमाण भी मिले हैं, क्योंकि 1327, 1328, 1329 ईस्वी की दिल्ली की टकसाल के सिक्के उपलब्ध हैं। देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने के लिए उसके महत्व को बढ़ाना ज़रूरी था। इसलिए सुल्तान ने निर्णय लिया कि वहाँ पर राजवंश के लोगों, प्रमुख अमीरों, विद्वानों, संत आदि को बसा दिया जाए। इन लोगों के वहाँ बसने से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी और इसी तरीके से दक्षिण पर अधिकार बनाए रखने में सुविधा होगी। इसलिए दरबार के अमीरों, विद्वानों, सूफी संतों आदि को वहाँ भेजा गया और इतनी लंबी दूरी तय करने में लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ आई। हालांकि सुल्तान ने पूरा प्रयास किया था कि मार्ग में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद दौलताबाद पहुंचने के बाद वहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों ने सुल्तान को फिर से दिल्ली लौट जाने के लिए मजबूर कर दिया। अतः दक्षिण पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने का ये जो प्रयास था वो असफल रहा। इस प्रकार यह योजना असफल रही और सुल्तान को इस कार्य के लिए बहुत बदनामी मिली और प्रजा में इस कारण काफ़ी असंतोष फैला। लेकिन फिर भी अगर इस योजना के परिणामों की हम जांच करें तो हम कह सकते हैं कि तात्कालिक रूप से तत्काल तो उस योजना का कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन इस योजना के दीर्घकालिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यही वह पहला शासक था जिसने मध्यकाल में पूरे देश के एकीकरण का प्रयास किया। सांस्कृतिक एकीकरण इसी राजधानी परिवर्तन की योजना का परिणाम था और यही कार्य आगे चलकर सम्राट अकबर ने किया, जिसके लिए उसे अकबर महान कहा जाता है। इस प्रकार से वह एक तरह से अकबर का अग्रगामी है। अगला जो उसका प्रशासनिक सुधार या योजना थी वो है कृषि संबंधी सुधार। आप जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था और आज भी प्रमुख आधार है। तो मध्य युग का एक सुल्तान कृषि संबंधी सुधारों पर ध्यान दे रहा है ताकि राज्य का राजस्व बढ़े, राज्य की आय बढ़े। कृषि के क्षेत्र में उसने 2 सुधार किए। पहला जो सुधार था वो था दोआब में कर वृद्धि। आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व के संदर्भ में बड़े सुधार कर चुका था। उसी की भांति मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब क्षेत्र में भूमि कर में वृद्धि कर दी। दोआब में भू राजस्व की दर या लगान की दर उपज का 50% रखी गई, अर्थात किसान को अपनी उपज का आधा भाग भू राजस्व के रूप में या लगान के रूप में राज्य को देना था। लेकिन परेशानी ये हुई कि जिस समय लगान को बढ़ाया गया उसी समय दोआब में भयंकर अकाल पड़ रहा था। लेकिन लगान अधिकारियों ने निर्दयता के साथ ये बढ़ा हुआ जो कर था वो वसूल किया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानों पर विद्रोह भड़क उठे। आधुनिक इतिहासकार महदी हुसैन के अनुसार सुल्तान की सेना से जो सैनिक निकाले गए थे उन्होंने भी खेती करना आरंभ कर दिया था और जब कर बढ़ाया गया तो उन्होंने कर देने से मना कर दिया और कर देने की बजाय खेती करना बंद कर दिया। साथ ही साथ लगान वसूल करने वाले अधिकारियों को भी मार भगाया। बाद में जब सुल्तान को पता चला कि दोआब में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है तो उसने किसानों के प्रति दया दिखाई और
अकाल राहत के कार्य किए। कृषि के पुनर्वास और कृषकों को राहत देने के लिए उसने कई कदम उठाए। किसानों को बीज, बैल आदि दिए गए। उनको कृषि उपकरण खरीदने के लिए तकावी ऋण दिए गए। सिंचाई के लिए कुएं खुदवाए गए। परंतु इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये सहायता कार्य काफ़ी देर से किए गए। लेकिन अगर इस योजना की असफलता की बात हम करें तो इस योजना की असफलता का श्रेय सुल्तान के बजाय उसके अधिकारियों और कर्मचारियों पर अधिक जाता है। उन्होंने सही समय पर सुल्तान को अकाल के संदर्भ में सूचना दी होती तो यह योजना असफल नहीं होती, या योजना लागू ही नहीं की जाती उस समय। या फिर योजना लागू होने के बाद भी अगर अधिकारियों ने स्वविवेक से काम लिया होता तो किसानों के साथ सख्ती नहीं बरती जाती और भविष्य में किसान बढ़ी हुई कर या लगान दे पाते। कृषि के संदर्भ में जो दूसरा प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया उसे कहा जाता है दीवाने कोही की स्थापना। दीवाने कोही एक नया केंद्रीय विभाग था जो कि आधुनिक कृषि विभाग के समकक्ष था। कृषि के विकास के उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था राज्य की ओर से सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। एक आदर्श कृषि फार्म की व्यवस्था की गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुल्तान की यह योजना भी असफल रही। सुल्तान ने दोआब के एक बंजर स्थान को आदर्श फार्म के रूप में चुना और फिर इसके बाद चुनने के बाद सुल्तान इसकी ओर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दे पाया। इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों को इस योजना के लिए जो धनराशि दी गई थी उसका दुरुपयोग किया गया, उसका गबन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और यह योजना भी असफल रही। और दूसरी बात, कृषि विकास की जो योजनाएं हैं वह लंबी अवधि की योजनाएं हैं, किंतु सुल्तान ने कुछ ही समय में इस योजना को त्याग दिया। हालांकि उसने दोषी अधिकारियों और किसानों को दंड देने का निश्चय किया था, लेकिन विविध समस्याओं के कारण वह इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर सका। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि संबंधी दोनों योजनाएं असफल रहीं। अगली जो योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, टोकन करेंसी जारी करना। आज जो हम मुद्रा यूज़ कर रहे हैं बच्चों, नोट और सिक्के, वो सब क्या है? वो सब भी टोकन करेंसी है। क्या 500 रुपये के नोट का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है? अगर आप 500 रुपये को जला दें, गला दें, तो उसके बाद भी क्या आपको उसके बदले में 500 रुपये मिल सकते हैं? नहीं। प्राचीन काल में सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। आप उन्हें तोड़ दें, गला दें, तब भी उनका मूल्य वही रहता था। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किया। उसने पहली बार टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा अन्य समकालीन शासकों ने भी जारी की थी, जैसे कि ईरान और चीन के शासक। क्यों लागू किया गया ये सुधार? बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नए प्रयोग की इच्छा से प्रेरित होकर और राजकोष की दयनीय अवस्था के कारण चांदी के टकों के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और ये जो नए सिक्के थे वो किसके बने हुए थे? ये नए सिक्के बने हुए थे कांसे के। इस विषय पर कि सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी, अक्सर वन लाइनर्स पूछे जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं। लेकिन बर्नी से फ़र्क आधुनिक इतिहासकार ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के अभाव के कारण चांदी का मूल्य निरंतर बढ़ रहा था, जिसके कारण मुद्रा प्रणाली में असंतुलन की संभावना थी। अतः चांदी के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए उसके स्थान पर सांकेतिक मुद्रा जारी करने का आदेश सुल्तान द्वारा दिया गया। लेकिन
इस योजना का अंत भी असफलता के रूप में हुआ। क्यों? क्योंकि बाजार में जाली सिक्के बहुत ज़्यादा फैल गए और बेईमान लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा लेने के लिए सिक्कों की नकल आरंभ कर दी और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लोगों ने चांदी के सिक्के जमा करने शुरू कर दिए और सांकेतिक मुद्रा के रूप में ही भुगतान पर जोर दिया। लेकिन बाज़ार में जो जाली सिक्के फैले हुए थे उनके कारण सांकेतिक मुद्रा में लोगों का विश्वास ही नहीं रहा। विदेशी व्यापारियों ने सांकेतिक मुद्रा को लेने से मना कर दिया और अंततः जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें मोहम्मद बिन तुगलक को ये योजना वापस लेनी पड़ी। इतना ही नहीं, उसने जो सांकेतिक मुद्रा थी उसके बदले में चांदी के टकों का भुगतान भी किया ताकि जनता को हानि ना हो, लेकिन इससे राजकोष को बड़ी भारी क्षति पहुंची। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात के लिए दोषी ठहराया है कि उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने के समय इस बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया कि नकली सिक्के बनाना असंभव हो और यही उसकी असफलता का कारण बना। वे क्यों योजना असफल रही? योजना इसीलिए असफल रही कि ठोस उपाय नहीं किए गए कि नकली सिक्कों का प्रचलन हो। लोगों ने घर घर में टकसाल खोल ली और धड़ाधड़ नकली सिक्के, कांसे के बने हुए नकली सिक्के जारी करने लगे। किंतु आधुनिक इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने स्पष्ट किया है कि सुल्तान ने विशेष प्रकार के कांसे का प्रयोग सांकेतिक मुद्रा के लिए किया था और इस कांसे की पहचान कसौटी पर हो सकती थी। यही कारण है कि जब योजना को वापस ले लिया गया तब मोहम्मद बिन तुगलक ने असली सांकेतिक मुद्रा वाले कांसे के सिक्कों के बदले ही चांदी के सिक्कों का भुगतान किया, जाली सिक्कों का भुगतान नहीं किया। लेकिन आम जनता ने सिक्कों के लेन देन में आवश्यक सावधानी नहीं बरती, इसलिए ये योजना असफल हुई। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की सैनिक योजनाओं की। उसने कुछ सैनिक योजनाएं भी बनाई, जैसे कि खुरासान और कराचिल विजय की योजना। खुरासान अभियान के लिए उसने 3,70,000 सैनिक भर्ती किए। सैनिकों की भर्ती के लिए अपार धनराशि खर्च हुई और ये आशा थी कि अगले वर्ष युद्ध होगा, खुरासान को जीत लिया जाएगा और युद्ध में खूब धन प्राप्त होगा, जिससे कि सारे खर्च को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ कारणों से यह अभियान नहीं हो सका और खर्च कम करने के लिए सेना भंग कर दी गई और ये जो भंग की हुई सेना से निकले सैनिक थे उन्होंने विद्रोह और अशांति को फैलाया। बर्नी जो है वो इस योजना को अव्यावहारिक बताता है और सुल्तान को दोषी ठहराता है। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इस योजना के मूल में मोहम्मद बिन तुगलक की इस इच्छा को स्पष्ट किया है कि वह मध्य एशिया में उस समय उत्पन्न राजनीतिक शून्य का फायदा उठाना चाहता था। इसके अलावा यह अनुमान भी लगाया जाता है कि खुरासान के व्यापारिक महत्व को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक इसे जीतने का इच्छुक था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह अभियान नहीं हो सका और यह योजना असफल रही। इसी तरह से कराचिल अभियान का लक्ष्य भी सीमित था और सुल्तान सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना प्रभाव मजबूत करना चाहता था, इसलिए वो कराचिल को जीतना चाहता था। कराचिल का जो ये क्षेत्र था वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि यह सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था। परंतु विपरीत भौगोलिक और मौसमी परेशानियों की वजह से कराचिल का अभियान भी विफल साबित हुआ और सुल्तान को जनधन की हानि उठानी पड़ी। इस प्रकार सुल्तान का यह प्रयोजन भी असफल रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुल्तान ने एक नहीं बल्कि कई सारी प्रशासनिक और सैनिक योजनाएं बनाई, लेकिन वह असफल रहा।
अब इन असफलताओं के क्या कारण हैं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही जल्दबाज और अव्यावहारिक व्यक्ति था और इसीलिए उसकी योजनाएं असफल रहीं। अर्थात विंसेंट स्मिथ और एल्फिंस्टन जैसे यूरोपीय इतिहासकार योजनाओं की असफलता के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए उसे मूर्ख शासक बताते हैं। किंतु और उसके पागलपन को, उसके व्यक्तिगत दोषों को उसकी असफलता का कारण मानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक सजग और एक सचेत शासक था। उसने राज्य प्रशासन और धर्म के क्षेत्र में भी वांछनीय सुधार किए, न्याय व्यवस्था को भी सुसंगठित किया, दंड विधान को कड़ा किया, न्याय में समरूपता लाने की कोशिश की, अमीरों के प्रति कठोर नियंत्रण की नीति का पालन किया। उसने तुर्क सामंतों और बर्नी जैसे उसने प्रशासन में योग्यता को आधार मानकर लोगों को नियुक्त किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जैसे कि तुर्क सामंत और बर्नी जैसे इतिहासकार उसकी आलोचना करने लगे। धर्म के क्षेत्र में भी उसने उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाई। उलेमा वर्ग का जो महत्व था उसमें कटौती की। अतः कट्टर जो मुसलमान थे और रूढ़िवादी उलेमा वर्ग था वह सुल्तान का घोर शत्रु बन बैठा और उसकी आलोचना करने लगा। इसके अलावा उसके समय साम्राज्य विस्तार चरम सीमा पर था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, सबसे बड़ा साम्राज्य उसी के पास था। और उस समय की परिस्थितियों में जबकि संचार के साधन नहीं थे, इस विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखना कठिन था। इसलिए बार बार आंतरिक विद्रोह होते थे और सुल्तान उनमें उलझा रहता था। और प्राकृतिक प्रकोप ने भी सुल्तान को उलझाए रखा और इन सब की वजह से सुल्तान की योजनाएं असफल हुई। आंतरिक विद्रोहों में उसका इन्वॉल्वमेंट और प्राकृतिक प्रकोप उसकी योजनाओं की असफलता का प्रमुख कारण बने। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों ने बिल्कुल असहयोग किया। वे बेईमान और लालची थे। उनको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। सुल्तान की कल्याणकारी योजनाओं से उनको कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि पता है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासनिक कर्मचारी ही उत्तरदायी होते हैं और अगर ये लोग बेईमान और भ्रष्ट हों तो योजना की असफलता निश्चित है। और ऐसा ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ। शासक के रूप में उसका मूल्यांकन केवल उसकी नीतियों के संदर्भ में हम करें तो उचित नहीं होगा। बल्कि उसे हमको ये भी देखना चाहिए कि उसने अपने सामने जो आदर्श रखे वो कितने महत्वपूर्ण हैं। सही बात है कि उन आदर्शों की प्राप्ति सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए संभव नहीं हुई, लेकिन जो उसने प्राप्त करना चाहा वो बहुत ही प्रशंसनीय था। आप देखिए, वो मध्य युग में सांकेतिक मुद्रा की बात करता है जिसे कि हमने आज अपनाया हुआ है। आदर्श कृषि फार्म्स की बात करता है जो कि हम आज अपनाए बैठे हैं। हर ज़िले में केवीकेस खुले हुए हैं, ये आदर्श कृषि फार्म जैसे ही हैं। तो वो जो आदर्श प्राप्त करना चाहता है वो वाकई वो प्रशंसनीय है। और इस दृष्टि से सुल्तान के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान बढ़ना ही चाहिए कि वह उस युग में जो कि अंधकारपूर्ण युग है, कुछ नया सोच रहा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें तो ये बता देना महत्वपूर्ण होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक
बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वह अपने युग का सुशिक्षित सुल्तान था। और साम्राज्य न केवल सुशिक्षित था बल्कि बहुत ही साहसी और युद्ध प्रिय व्यक्ति था। उसने अपने पिता के समय में और अपने शासनकाल में साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। वह अत्यंत तार्किक था। उसे शरीयत और इस्लाम के धार्मिक कानून का ज्ञान था, लेकिन इसके बावजूद वो उदार दृष्टिकोण का समर्थक था। हालांकि उसकी इस्लाम में पूरी आस्था थी, लेकिन वह अन्य धर्मों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। जैन आचार्य राजशेखर और जिन प्रभासूरी के साथ उसके वाद विवाद होते रहते थे और वह उन्हें धन आदि भेंट करता था, ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। होली व अन्य हिंदू त्योहारों में उसके भाग लेने का वर्णन इसामी ने फुतह सलातीन में किया है। ये सारी बातें उसकी धार्मिक उदारता की प्रतीक हैं। उसकी जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है वह मध्ययुगीन सुल्तानों के बीच उसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। उसने जैन मंदिरों के निर्माण आदि की न केवल अनुमति दी बल्कि उसने व्यक्तिगत अनुदान भी दिया। परंतु धर्मांध उलेमा उसकी इस नीति से संतुष्ट नहीं थे और तर्क को प्रधानता देने के कारण वे उसे विधर्मी समझते थे। अतः उलेमा वर्ग ने उसका कड़ा विरोध किया। इसके अलावा सुल्तान जन्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव में विश्वास नहीं रखता था, बल्कि योग्यता के अनुसार पद और सम्मान देना चाहता था। उसने अपने सामंतों में निम्न वर्ग के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया, जो कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए असहनीय था। इतना ही नहीं, सुल्तान ने जैनों और हिंदुओं को भी बड़े पद प्रदान किए। ये सब बातें तत्कालीन परंपराओं के विरुद्ध थीं। बर्नी और अन्य समकालीन इतिहासकार इनके महत्व और उपयोग को समझने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने सुल्तान के व्यक्तित्व की निराधार आलोचना की है और उनकी ही आलोचना को आधार मानकर आधुनिक इतिहासकार एल्फिंस्टन और विंसेंट स्मिथ ने मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व और चरित्र का गलत मूल्यांकन किया है। लेकिन वर्तमान काल के इतिहासकार जैसे कि महदी हुसैन इन पुरानी धारणाओं का खंडन करते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के गुणों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि उसके व्यक्तित्व में कोई दोष ही नहीं था। निस्संदेह वह अहंकारी था और उसमें धैर्य का अभाव था और अपने विरोधियों का दमन करने के लिए वो कई बार अत्याचारी उपाय कर बैठता था। परंतु इन दोषों पर अत्यधिक बल देना या उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना गलत होगा, क्योंकि वह दानशील भी था, विद्वानों और विदेशियों का सम्मान करता था, उन्हें प्रश्रय देने में वह बहुत उदार था, उसकी विद्वत्ता अद्वितीय थी और उसका निजी जीवन और नैतिक आचरण आदर्श थे। वह योग्य और कर्मठ था। उसने अपने जीवन के कई वर्ष युद्ध भूमि में बिताए थे। इन परस्पर विरोधी विशेषताओं के कारण कुछ इतिहासकारों ने उसे विसंगतियों का सम्मिश्रण कहा है, लेकिन यह कथन भी उसके व्यक्तित्व और गुणों का सही विश्लेषण नहीं करता। इसी के साथ हम मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं की असफलता के कारण और उसके व्यक्तित्व के मूल्यांकन का यह विषय यहीं समाप्त करते हैं। और मैं मोहम्मद बिन तुगलक पर एक गूगल फॉर्म अटैच करूँगी, जिसे आप फिल कीजिए और अपना टेस्ट दीजिए। थैंक यू।